तो आज हम लोग जुड़ रहे हैं बजट के सेशंस में। आज क्या-क्या हुआ और निर्मला सीतारमण जी ने क्या-क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशंस की हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली मेरे पास ये एक पोर्टल है, मेरे पास मतलब ये गवर्नमेंट की एक खुद की पोर्टल है, जहाँ पर जाकर के आप बजट्स के बारे में सारे डिटेल्स गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, इसका नाम क्या है? indianbudget.gov.in। आप कभी भी इस वेबसाइट पर जाकर के सारे डिटेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं खुद से भी। बट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओवरव्यू ऑफ यूनियन बजट, जो कि इंटरिम बजट आज आई थी, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ एंड साथ में मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको इन डिटेल्स भी इस बजट का डिटेल्स चाहिए। अगर उस पर भी डिस्कशंस अगर करना है या उस पर भी डिस्कशंस के वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ करना है, अगर आपको बजट की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे, आप गूगल क्रोम पर जाकर के indianbudget.gov.in पर जाएंगे एंड जाने के बाद आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल पर जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखनी है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आपको चेक करनी है अगर, कि उन्होंने आपको क्या-क्या चीज़ें आज उस पूरे सेशन में उन्होंने बताई है, किन-किन चीज़ों के ऊपर में उन्होंने बताई है, कौन-कौन से टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन-कौन से सेक्टर्स को उन्होंने कवर किया है, उन सभी चीज़ों को आप उनके स्पीच में गो थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया था फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पीच का एक सेक्शन आ गया और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिखेंगे। सो बेसिकली ये है एक इंटरिम बजट 2024 की सारी डिटेल्स। यहाँ पर आप पूरे इन डिटेल्स में जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या-क्या सेक्टर्स को कवर किया है और किन-किन सेक्टर्स के बारे में, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्होंने अपनी स्पीच में बेनिफिट्स किया है और उनको क्या-क्या बजट्स दिया गया है, कितने का बजट्स दिया गया है, इंक्रीज़ किया गया है या डिक्रीज़ किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो हम लोग इन डिटेल्स में तो सारा चीज़ नहीं देखेंगे, बट सिंपली हम लोग क्रक्स निकालते हैं, इसका एक समरी बना करके हम आपको डिटेल्स शो करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने किन-किन सेक्टर्स को कवर किया है, हम लोग वन बाय वन यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो बेसिकली चलते हैं नीचे, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने स्टार्ट क्या किया। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, ऑनरेबल स्पीकर को उन्होंने ऑनर दिया एंड उसके बाद उन्होंने इंटरिम बजट पेश करना स्टार्ट कर दिया। पेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, इकोनॉमी के बारे में बताया, हमारे कंट्री को कहाँ से कहाँ तक लेकर के आए हैं उन्होंने वो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या हमारे कंट्री के लिए किया है पिछले 10 सालों में, उन्होंने उन सभी चीज़ों के बारे में गो थ्रू किया है। अगर आप नंबर 1 पॉइंट्स देखेंगे तो उन्होंने स्टार्ट क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 10 ईयर्स। सो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा कंट्री है उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। किसमें? इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में पिछले 10 साल में बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि नहीं आए हैं, ये झूठ है या सच है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें बताई और किन-किन सी चीज़ों के बारे में उन्होंने कवर किया है। सो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा पॉजिटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। आगे उन्होंने क्या बताया है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल्स, पीपल के उनको ब्लेसिंग्स मिले हैं जब उनका गवर्नमेंट, हमारा जो नरेंद्र मोदी का जो भाजपा का गवर्नमेंट आई थी, उनको बेसिकली ब्लेसिंग्स मिले पब्लिक की तरफ से, पीपल्स की तरफ से। तो बेसिकली क्यों मिले थे? द रीजन वाज विच सबका साथ सबका विकास एज इट्स मंत्रा। तो मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक मंत्र लेकर के आए थे, वो सबका साथ सबका विकास। पता नहीं सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ बजट्स पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किन किन चीज़ों को कवर किया है। इन द सेकेंड टर्म इन्होंने क्या मेंशन किया है, आवर गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डबल डाउन ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री विद कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल रिलीजन्स। सो इनका कहना क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बन करके, तभी से हमारे कंट्री में डेवलपमेंट आई है एंड जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं, उन सभी को एक जैसा सम्मान दिया गया है, इज्जत दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आप लोग खुद से ही जान सकते हैं, खुद से ही समझ सकते हैं। तो उनका एक और मंत्र क्या आया था, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। कितना सबका साथ है, कितना सबका विकास हो रहा है, गॉड नोज एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोज। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं कि उन्होंने और क्या क्या चीज़ों को कवर की है, उनका कोई बजट में जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उनको भी उन्होंने कवर किया है या नहीं किया है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो आगे उन्होंने फोर्थ पॉइंट में क्या मेंशन किया, विद द होल ऑफ नेशन अप्रोच ऑफ सबका प्रयास। तो बेसिकली उनका एक और स्लोगन आ गया, सबका प्रयास। अब सब कोई का क्या प्रयास है वो भी हम लोग देखते हैं। वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक टुक लॉन्ग स्ट्राइक टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत भी लाया था
पंच प्राण भी लेकर के आए थे, अमृत काल भी लेकर के आए थे। इनफैक्ट ये सभी अभी चल रहे हैं, लेकर के आए थे और अभी भी हैं। और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में क्या लेकर के आए हैं, अवर ह्यूमन एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू डेवलपमेंट इन अ मार्क्ड एंड डिलिबरेट डिपार्चर। सो बेसिकली इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपली सिर्फ एक चीज़ है, हर घर जल। सो ये बेसिकली ये जल का लेकर के भी आए थे, और पता नहीं इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मेंशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल कुकिंग गैस हाउस। बेसिकली हर घर जल तो ये लेकर के आने का इनका प्रयास था। अब ये कितना सक्सेस हुआ है कहना मुश्किल है। उसके बाद इन्होंने कुकिंग गैस के लिए भी बताई थी बहुत सारी चीज़ें, बट कुकिंग गैस जो बेसिकली इतनी कॉस्टली हो चुकी है, जिसके बारे में कोई भी डिस्कशंस नहीं है। उन्होंने फिर एक डिस्कशन क्या किया, बैंक अकाउंट जनधन योजना के बारे में उन्होंने डिस्कशंस किए। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के बेसिकली एमएसएमई लोन के बारे में उन्होंने डिस्कशंस किए हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग इन डिटेल्स चेक करते हैं कि क्या क्या सच है और क्या क्या झूठ है। तो बेसिकली बजट्स में यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने वरीज टेंशंस दिखाए हैं। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस करा है कि जो राशंस दिए जाते हैं, एलिमिनेटेड थ्रू फ्री राशन फॉर 80 करोड़ पीपल्स। सो 80 करोड़ पीपल्स को इनका क्या नाम है कि इन्होंने क्या किया है, फ्री में राशन प्रोवाइड किया है, जिसका फिर एक स्लोगन क्या मिलता है, अन्नदाता करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ अन्नदाता। सो बेसिकली फार्मर्स के लिए इनका क्या नाम है। इन्होंने क्या कहा कि 80 करोड़ पीपल्स को इन्होंने राशन दिया है। आगे और देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग विथ एन अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट इज ऑल अराउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव। तो बेसिकली इनका सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही है। सो अभी इनका, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी ये इलेक्शन का भी समय है, तो अभी इनका विजन क्या बन रहा है, विकसित भारत बाई 2047। सो इनका अभी तक क्या नाम है कि अभी भी भारत जो है वो पूरा विकसित नहीं हुआ है। 2047 तक आप हमें रखिए, और 2047 तक में हमारा जो भारत है वो विकसित भारत बनेगा। आगे 8th पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, भाई भतीजावाद। मतलब इन्होंने सिंपली क्या चीज़ को हाईलाइट करी है, भाई भतीजावाद, मतलब नेपोटिज्म को इन्होंने बेसिकली प्रोहिबिट करने की बात की है, इन्होंने इसको रोकने की बात की है। प्रीवियसली सोशल जस्टिस वाज मोस्टली अ पॉलिटिकल स्लोगन, पहले सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन हुआ करता था, बट ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ऐसा कर दिखाया है, हमने नेपोटिज्म को हटाया है, कम किया है। अब कितना कम किया है वो आप खुद भी भली भांति जानते हैं और आप खुद भी समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि और इन्होंने क्या क्या चीज़ों पे डिस्कशंस कर रखा है। सो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 8th पॉइंट अभी तक डिस्कस कर लिया, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मुझे लगा कि जो डिस्कस करने वाली थी, दैट वाज कि उन्होंने 80 करोड़ पीपल्स को राशन दिया है। वो भी कितना सच है कितना झूठ है वो वही जानते होंगे। बट अभी तक इंट्रोडक्शन में 8 पॉइंट में अभी भी कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिला है। अब 9th पॉइंट में देखते हैं उन्होंने क्या मेंशन किया है, गरीब, पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता फार्मर। अगेन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली बिलीव्स वी नीड टू फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। तो बेसिकली उन्होंने कास्ट का मतलब क्या बताया है, उन्होंने कास्ट का मतलब बताया है कि हिंदू मुस्लिम ना करें, कोई अदर कास्ट को कंसिडर ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने फोकस किया है कि गरीब लोगों पे हमें फोकस करना है, हमें वुमेन्स पे, महिलाओं पे फोकस करना है, जो हमारा यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उस पर फोकस करना है, एंड जो किसान है उस पर फोकस करना है। अब इन सभी चीज़ों पे, इन सभी पे वो कितने फोकस करते हैं, वी ऑल आर अवेयर। हमें पता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने डिस्कशंस कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो भी हमें पता है। उन्होंने फार्मर के लिए कितने सारे अच्छे अच्छे बिल्स लाए हैं, कितना उन्होंने लोन्स उनका माफ़ किया है, वो भी हमें पता है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को लेकर के कितने सारे एक्ट्स बनाए हैं उन्होंने, क्या क्या जो पुराने हादसे हो चुके हैं, जो बहुत सारे हादसे वुमेन्स को लेकर के हो चुके हैं, उस पर उन्होंने कितने सारे पॉलिसीज़ बनाए, कितने सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाला, और क्या क्या एक्शंस उन्होंने लिए। उन सभी चीज़ों से हम लोग भली भांति मतलब अवेयर है, हमें पता है कि उन्होंने कितना किया है। एंड लास्ट ये एक और पॉइंट लेकर के आते हैं, गरीब पुअर, मतलब गरीबी हटाओ। सो मुझे लगता है इन्होंने गरीबी हटाओ नहीं, इन्होंने गरीब हटाओ का ही एक स्लोगन रखा हुआ है, जिसमें ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब को हटा रहे हैं, बिकॉज गरीबी तो कहीं से नहीं हट रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इससे कितने सेटिस्फाइड है, सो जरूर हमें ये कमेंट करके बताएं। अब 9th पॉइंट भी चला गया, 9th पॉइंट में भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। 10th पॉइंट में आते हैं, इन्होंने क्या किया है, एम्पावरिंग द पुअर। ये गरीब लोगों को क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। कैसे पावर दे रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है। आई गेस इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि हमने पावर दिया है। अब कितना सच है क्या है, वो कितने फ्रीडम के साथ डिसीजन ले रही हैं, वो उनको पता होगा, एंड हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनको पता होगा। अब यहाँ पर फिर और उन्होंने क्या कहा है, अगेन वही सबका बात, सबका सबका साथ सबका विकास
वही चीज़ यहाँ पर चल रहा है। 10 ईयर्स से दीज 10 ईयर्स द गवर्नमेंट हैज असिस्टेड 25 करोड़ पीपल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इनका क्या नाम है कि पॉवर्टी जो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर में जितने भी लोग आते थे, तो वो 25 करोड़ पीपल्स, उन सभी को उन्होंने उससे ऊपर लेकर के आए हैं। मतलब जो बीपीएल की कैटेगरी में जनरली लोग आते हैं, 25 करोड़ पीपल्स जो आते थे, उसको वहाँ से ऊपर उठाया गया है। मतलब उनका इनकम इंक्रीज हुआ है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं, बट कितना से इंक्रीज हुआ है कोई उसका करेक्ट फिगर नहीं है। सो 10th पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। अब 11th पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 34 लाख करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट यूजिंग जनधन योजना। एग्जैक्टली तो इन्होंने ये ऊपर में भी अकाउंट के बारे में डिस्कशन करा था, और इन्होंने अभी भी 11 पॉइंट में वही सेम चीज डिस्कस किया कि जनधन योजना में इन्होंने 34 लाख करोड़ पीपल ने क्या किया था, अकाउंट ओपन किया था, बट उस अकाउंट में कितना पैसा आया नहीं आया वो भी किसी को नहीं पता है। यहाँ पर भी उन्होंने एक चीज क्या मेंशन किया है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट हैज लीड टू सेविंग्स ऑफ इतना लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के लिए इतना लाख करोड़ का सेविंग्स हो गया। सो हर तरीके से गवर्नमेंट को ही फायदा मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आम जनता को क्या फायदा हो रहा है अभी तक मुझे इस बजट में कुछ भी नहीं दिखा है। सो ये बजट जो ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कि ये इस मतलब अभी तक का सबसे जो घटिया बजट जिसको कहा जा सकता है, सबसे वाहियात, सबसे बेकार बजट, वो मुझे लग रहा है कि मैं अभी वो देख रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिकॉज अभी तक मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिला जिससे मैं बता सकूं कि ये हाँ आम जनता के फेवर में है, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि और क्या अच्छा आ सकता है। एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ शायद अच्छा आ जाए। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा है 12 पॉइंट में कि प्रधानमंत्री स्वनिधि प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस। इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट में उधार पर पैसा दे रहे हैं 78 लाख वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को वो खुद ही हटाते हैं, रोड साफ सफाई अभियान में हटा देते हैं, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्रेडिट असिस्टेंस दिया है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। फ्रॉम दैट टोटल 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम। सो मतलब इनका क्या कहना है कि आउट ऑफ 78 लाख पीपल्स, 2.3 लाख पीपल्स जो हैं वो इसी का पार्ट है 78 लाख का। बस उन्होंने थर्ड टाइम जो है वो पैसा लिया है। मतलब ये रिपीट कस्टमर जैसे होते हैं वैसे ही यहाँ पर रिपीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो ये एक चीज आपको देखने को मिल सकता है कि इन्होंने 78 लाख पीपल्स का कुछ भला किया है। ये भी कितना सच है कितना झूठ है ये आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली आप उसको गो थ्रू कीजिएगा एंड आप अपना सजेशंस जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर 13 पॉइंट में उन्होंने क्या चीजें कवर की है, पीएम जनमन, मतलब हर जगह प्रधानमंत्री जी ही छाए हुए हैं और कोई भी नहीं है। जहां भी आप जाएंगे पीएम जनमन, पीएम जनधन, हर जगह उनका ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली 13 पॉइंट में क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर 13th पॉइंट में वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जनमन में उन्होंने क्या किया है, जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, जो बेसिकली दिव्यांग है, जो ट्रांसजेंडर है, उन सभी को उन्होंने क्या किया है, एम्पावरमेंट दिया है। एम्पावरमेंट किस चीज़ से रिलेटेड दिया है, तो आर्टिशंस को एम्पावरमेंट दिया है, क्राफ्ट पर्सन को इन्होंने, क्राफ्ट पीपल्स को इन्होंने इंगेज किया है इन 18 ट्रेड्स में। तो बेसिकली इस तरीके से इन्होंने इनको एम्पावरमेंट करा है। एम्पावरमेंट मतलब इनको बेसिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया दे रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक आप मार्क कर लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है ये है अब अन्नदाता के लिए, दैट मीन्स फार्मर्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो अभी चीज़ मुझे देखने को मिली है आम जनता के फेवर में, दैट इज किसान फार्मर के फेवर में, वो ये कि इनका कहना है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्होंने प्रोवाइड किया है। कितने करोड़ फार्मर्स को, 11.8 करोड़ फार्मर्स को, इंक्लूडिंग मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो जो मिड लेवल के हैं, बड़े लेवल पे हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, उन सभी को इन्होंने बेसिकली क्या करा है, इस योजना का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। कितने करोड़ पीपल्स को, फार्मर्स को दिया है, 11.8 करोड़ फार्मर्स को दिया है। इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया है, जिसको बेसिकली फसल बीमा के नाम से भी जाना जाता है। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें इन्होंने कितने करोड़ फार्मर्स को कवर किया है, 4 करोड़ फार्मर्स को इन्होंने कवर किया है। बिसाइड्स सेवरल अदर प्रोग्राम्स, तो इनका कहना है कि ये सिर्फ 2 प्रोग्राम्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने फार्मर्स के लिए लेकर के आए हुए हैं, और जिसमें इन्होंने इतने सारे लोग जो हैं इन्होंने लाभ ले चुके हैं।
सो देखा जाए तो सिंपली ये एक जो देखने को मिला है पॉइंट हमें 14th नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, ये एक सबसे अच्छा चीज़ लग रहा है कि इन्होंने जो किसान है, जो फार्मर है, उनको इम्पोर्टेंस दिया और उनके लिए इन्होंने कुछ अच्छा किया है। अब ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है वो हम पॉसिबल नहीं है कि जान सके और मुझे नहीं लगता है कि हमें पता भी चलेगा। सो फिलहाल हमें ये डॉक्यूमेंट जो है, जो ये डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें डिटेल्स मिल रही है, उस पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा। किसान को लेकर के इन्होंने 15th पॉइंट भी यही मेंशन करा है। क्या मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको इन्होंने इंटीग्रेट किया है इतने मंडीज के साथ, 1361 मंडीज के साथ, एंड इन्होंने बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं टू 1.8 करोड़ फार्मर्स विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। तो बेसिकली 1.8 करोड़ फार्मर्स को इन्होंने सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं 1361 मंडीज में। तो बेसिकली ये भी एक थोड़ा बहुत बेनिफिट किसानों को, बट ये चीज़ समझने वाली बात है कि मंडी में जाने के बाद क्या वो जो किसान है, जो अपना सामान खेती करते हैं, उस फसल का क्या उनको सही दाम मिल पाता है, सही कीमत मिल पाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विसेज़ देने से कुछ नहीं होता है, उसका फ़ायदा कितना लोग को मिल रहा है, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ़ उन्होंने मंडीज़ बना दिए, मंडीज़ बना कर के उनका कहना है कि उन्होंने 1.8 करोड़ फार्मर्स को सर्विसेज़ दिए हैं। बट क्या वो 1.8 करोड़ फार्मर्स को जो सर्विसेज़ दिए हैं, वो सैटिस्फाइंग लेवल क्या है उसका? क्या उन्होंने वो जेन्युइन रेट पे दिए हैं या फिर अपना मनमर्जी रेट चलाते हैं वहाँ पर? ये वो जानने वाली चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक हम लोगों ने देखा था किसान के बारे में इन्होंने बात करी, अब इनका कहना है कि हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, किसे एम्पावर कर रहे हैं? अमृत पीढ़ी मतलब यंग जनरेशन को, द युवा। आवर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन एडिक्वेटली इक्विपिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ। तो इनका कहना है कि हम लोग एम्पावर कर रहे हैं यंग जनरेशन को, यूथ को। सो बेसिकली इन्होंने क्या पॉलिसी लेकर के आए थे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें से प्रधानमंत्री स्कूल्स बनाए गए थे फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से, एंड आर डिलीवरिंग क्वालिटी टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग्स बहुत अच्छी दी जाती हैं। गॉड नोज़, भगवान जाने कि कितनी अच्छी दी जाती हैं, बिकॉज़ इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि सिंपली दिखाया गया था कि एक स्मार्ट क्लासेस है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोदी जी हैं और 2 बच्चे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद वो स्कूल भी हटा दिया गया था, बिकॉज़ वो फॉर द टाइम बीइंग था, वो एक छोटा-सा एक एरिया में बनाया गया, एक छोटा-सा जो टेंट होता है उस टाइप का स्कूल था। कितनी सच्चाई है, कितना फेक है, आप जाकर के गूगल पे भी ये सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आप इनफैक्ट ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली रिपोर्ट्स बताते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ, वो सारे की सारी रिपोर्ट्स की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप डेफ़िनिटली हमें कमेंट करके पूछें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आप गूगल कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली आप गूगल करें एंड आप इन सभी चीज़ों का डिटेल्स फाइंड आउट करें। इन्होंने ये भी कहा है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ यूथ को इन्होंने अपस्किल किया है एंड रीस्किल्ड किया है 54 लाख यूथ को। हमारे इंडिया में कितने परसेंट यूथ है, आप टोटल पॉपुलेशन जितना है उसका आप परसेंटेज निकालें, 1.4 करोड़ कितना परसेंट होता है एंड 54 लाख यूथ कितने परसेंट होते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना परसेंट लोगों का उन्होंने कितना उद्धार किया है, कितना उनका अपस्किल बढ़ा है, कितना उन्होंने रीस्किल किया है यूथ को, ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी बहुत ख़ास नहीं आया है इस बजट में। ये बजट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बजट अभी तक का सबसे वाहियात, सबसे घटिया बजट है। अब इन्होंने अपना हर तरीके से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने लार्ज नंबर में नए-नए इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, हाई लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे कि 7 आईआईटीज़ बनाए हैं, 16 ट्रिपल आईटीज़ बनाए हैं, 7 आईआईएम बनाए हैं, 15 एआईआईएमएस बनाए हैं एंड 390 अदर यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, जो कि मिसलेनियस है, कॉलेजेस वगैरह इन्होंने बनाए हैं। अब ये बेसिकली कहाँ पर बनाए हैं, क्या है, आप सारी चीज़ें चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने मुद्रा योजना भी लेकर के आए हैं। मुद्रा योजना में इन्होंने 43 करोड़ लोन्स दिए हैं, एग्रीगेटिंग टू 22.5 लाख करोड़ फॉर एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस। तो बेसिकली जो उद्योगपति हैं, जो एंटरप्रेन्योरल बिजनेस पर्सन्स हैं, 22.5 लाख करोड़ पीपल्स हैं, उनको 43 करोड़ का लोन दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया के नाम पे, फंड्स ऑफ फंड के नाम पे, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत यंग जनरेशन को, यूथ को मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया है, तो अप टू 22.5 लाख करोड़ एंटरप्रेन्योर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने नारी शक्ति के बारे में इससे पहले ज़िक्र किया था इंट्रोडक्शन में और वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं नारी शक्ति में इन्होंने क्या किया है, एम्पावरमेंट कैसे लेकर के आए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 21 से वो देखते हैं। सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो लेडीज़ हैं वो खुद का कुछ बिज़नेस कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, ईज़ ऑफ लिविंग उनका ईज़ी हो रहा है, डिग्निटी फॉर देम उनके लिए आत्मसम्मान की जो चीज़ें होती हैं वो कर रहे हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वो खुद का अगर खुद के पैरों पे खड़ा हो रहे हैं, खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, दिस मीन्स कहीं न कहीं उनको डिग्निटी मिल रही है। अब ये बेसिकली इनका क्या नाम है कि हैज़ गेन्ड मोमेंटम इन दीज़ 10 इयर्स। अगेन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना स्पैम को ही लेकर के कंसिडर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनका क्या नाम है कि पिछले 10 सालों में ये चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा गेन करी हैं। कितने परसेंट से बढ़ी हैं, कितने नंबर्स में बढ़े हैं, इसका कोई ज़िक्र नहीं है, कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं है। इनको खाली इतना कहना है कि बस बढ़े हैं। कितने से बढ़े हैं, कहाँ पे बढ़े हैं, कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर हमारे पास नहीं है, ना उन्होंने दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ इन्होंने किया है या फिर आपका क्या इस पे राय है, क्या सजेशंस है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने बेसिकली लोन्स वगैरह भी दिए हैं 30 करोड़ 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली ऊपर जो हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने बेसिकली लोन्स वगैरह दिए थे एंटरप्रेन्योर्स को, उसमें से 30 करोड़ जो महिलाएँ थी वैसे एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने फंडिंग किया है मुद्रा योजना के तहत। Female enrollment is higher education has gone up by 28% in 10 years। पिछले 10 साल में ये 28% से इंक्रीज हुआ है एजुकेशन के मामले में। इन स्टेम कोर्सेज गर्ल एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट। तो इनका क्या नाम है कि ऐसे कोर्सेज में गर्ल्स एंड वुमेन्स की जो परसेंटेज है भागीदारी जो है वो अभी 43% हो गई है। वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce। तो बेसिकली इन सभी का इम्पैक्ट बिजनेसेस, जितने भी बिजनेस पर्सन होंगे मेरे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि जीएसटी ला करके उन्होंने किस तरीके से एक नेशन, एक मार्केट, एक टैक्स किया है, ये आज तक वो समझा नहीं पाए हैं और मुझे लगता है कि कोई भी बिज़नेस पर्सन जो है वो इस चीज़ से तो डेफ़िनेटली सैटिस्फाई नहीं होगा कि एक देश है, एक मार्केट है और एक ही आयकर है, एक ही टैक्स है। क्योंकि जब आप जीएसटी पे करने जाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा जीएसटी के बारे में, तो ये जो जीएसटी है, इसको बेसिकली सीजीएसटी के नाम में बाँट दिया गया है, एसजीएसटी के नाम पे बाँट दिया गया है, आईजीएसटी के नाम पे बाँट दिया गया है। इसके बाद अगर कुछ नहीं बचा तो सेस के नाम पे बाँट दिया गया है। अगर आपको एक ही टैक्स रखना था मोदी जी, तो फिर क्या ज़रूरी थी ये 4 टैक्सेस बनाने की? इसके अलावा भी आपने एक और टैक्स रखा है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली आप टैक्स पे टैक्स बनाते जा रहे हैं और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी बिज़नेस पर्सन होंगे डेफ़िनेटली इस बात से एग्री कर रहे होंगे। आप अपना राय ज़रूर हमें बताएँ। ये एक सबसे बड़ी स्कैम जो कि मोदी जी की सरकार में चल रहा है, दैट इज़ पीएम आवास योजना। जितने भी लोगों को मिला है ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ कि क्या आपको कभी भी ये आवास योजना का लाभ मिला है? अगर मिला है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। अगर नहीं मिला है और आपने अगर अप्लाई किया है तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ, ताकि हम आपके डिटेल्स जो हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकें और बता सकें कि क्या-क्या स्कैम्स हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत कितने ग्रामीण को घर मिले हैं वो यहाँ पर देखिए। वी आर क्लोज टू अचीविंग वी आर क्लोज टू अचीविंग द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज। 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आने वाले 5 साल में ये 2 करोड़ घर और बना करके देने वाले हैं। तो मोदी जी आपको 10 साल क्यों लग गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ हाउसेज देने में? अगर 5 साल में आप 2 करोड़ दे सकते हैं, तो हमारे हिसाब से 10 साल में तो आपको 4 करोड़ देना चाहिए, तो फिर आप 3 करोड़ ही दे पा रहे हैं। और अब 2 करोड़ जो आप देने वाले हैं, पहले आप ये तो पता कर लें कि 3 करोड़ हाउसेज़ जो हैं वो सच में मिला भी है या फिर बस बना ही है या फिर ऑन पेपर ही है। सो आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं कि सच में मिला है या नहीं मिला है? मिला है तो कितने परसेंटेज लोगों को मिला है, वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ, आपके पास अगर कोई एग्ज़ैक्ट फिगर या सोर्सेज़ है तो। एक और स्कैम लेकर के आते हैं मोदी जी, वो कहते हैं कि रूफटॉप सोलराइज़ेशन एंड मुफ्त बिजली। अब ये फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देने वाले हैं। वो कैसे देने वाले हैं, उस पर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। तो ये बेसिकली जब स्टार्ट होगा रूफटॉप सोलराइजेशन, तब 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो जब रूफटॉप सोलराइजेशन होगा उसके बाद 1 करोड़ घर जो होंगे उनको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हर महीने, हर माह। ये कब होगा इसका कोई डेट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, किस साल में होगा, कितने साल में होगा, कोई भी डिटेल्स नहीं है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये स्कीम कब लाया गया, तो ये स्कीम लाया गया जब राम मंदिर अयोध्या में बन गया, जब उसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, तब उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया। ये लॉन्च ही हुआ है, कंप्लीट कब होगा कोई गारंटी नहीं है, और कब होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें सभी का एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है हमारी कंट्री, जहाँ पर बुलेट ट्रेन्स आने वाले हैं, नए ट्रैक्स लगने वाले हैं, काफ़ी सारे जो डब्बे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग रेलवेज़ के जो बॉगी वगैरह हैं, डब्बे वगैरह हैं, वो सब अपग्रेड होने वाले हैं, बुलेट ट्रेन्स आने वाले हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम यहाँ पर तो मोदी जी कुछ कॉस्ट कटिंग ना करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एज़ पर द मार्केट। आप लोगों ने भी शायद से सुना होगा कि इस बार जो बजट आने वाली है उसमें कम से कम रेलवे जो है वो सबसे ऊपर जाने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ऊपर जाने वाला है। बट कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, क्या वो मिडिल में ही रह गया, जैसे-तैसे मोदी जी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब इसको मैनेज किया है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक बार रेलवे में गो थ्रू करते हैं। इन्होंने सिंपली इतना कहा है कि यहाँ पर जो बेसिकली 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर जो है उस पर इन्होंने फ़ोकस किया है। इन पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लेकर के आने वाले हैं। एक तो है आपका एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जो कि ये 3 चीज़ों पर इनका कुछ प्रोग्राम है। इसका कब शिलान्यास होगा, कब स्टार्ट होगा, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई डेट नहीं है, कुछ भी कन्फर्म कहना मुश्किल है। इसके बाद इनका कहना है रिजल्टेंट डिकॉनाइजेशन ऑफ द हाई ट्रैफिक कॉरिडोर विल आल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स रिजल्टिंग इन सेफ्टी। तो बेसिकली इनका सेफ्टी पे मेन फोकस है, सेफ्टी एंड हायर ट्रैवल स्पीड फॉर पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स के लिए स्पीड भी बढ़ाने वाले हैं। अब देखते हैं कि कितना सच होने वाला है ये। एंड दीज 3, ये जो 3 प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं, विल एक्सेलरेट आवर जीडीपी ग्रोथ एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा एंड हमारा जो जीडीपी है उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेट होगा। कब से होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कितने साल में होगा, कब इसका स्टार्टिंग होगा, कोई भी डिटेल्स नहीं देखने को मिल रही है अभी। इन्होंने कहा है कि 40,000 नॉर्मल जो बॉगीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ें वो करने वाले हैं, एक छोटा-सा इन्होंने बस स्टेप लिया है। 40,000 नॉर्मल रेल बॉगीज़ जो हैं, इसको ये कन्वर्ट करने वाले हैं वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वंदे भारत स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। सेफ्टी बढ़ाएँगे, कन्वीनियंस बढ़ाएँगे एंड कम्फर्ट बढ़ाएँगे टू द पैसेंजर्स एंड इस सब चीज़ों को करने के बाद कॉस्ट भी बढ़ाएँगे। सेफ्टी तो बढ़ाएँगे ही, कन्वीनियंस भी बढ़ाएँगे, कंफर्ट भी बढ़ाएँगे, साथ ही साथ जो पैसेंजर को लगने वाले जो टिकट्स के कॉस्ट है वो भी बढ़ाएँगे। बिकॉज़ मोदी जी को यहाँ से जीडीपी को क्या करना है, ग्रो करना है। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, विल एक्सेलरेट आवर जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है तो पैसे भी वो टिकट के ज़रूर से ज़रूर बढ़ाएँगे। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। इनका कहना है कि इन्होंने प्रमोट किया है इन्वेस्टमेंट्स को। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बेसिकली हमारे इंडिया में आकर के बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी बनते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है, 596 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2023, जो कि कितना है, डबल है ड्यूरिंग 2005 टू 2014। सो 2005 से 2014 तक जो भी आया था उसका इन्होंने डबल क्या किया है, इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं इंडिया में। कौन सा इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, वो डबल से लेकर के आए हैं। इन्वेस्टमेंट की इन्होंने प्रमोट किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। एक और चीज़ की जब भी बजट बनता है तो एक बजट एस्टिमेट होता है एंड दूसरा होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। सो आप हमें एक ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या फाइनेंशियल्स भी गो थ्रू करने हैं, क्या आपको हमारे इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स भी देखने हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हमारे बिजनेसेस के देखते हैं, क्या आपको उनके बिजनेस के, उनके बेसिकली जो रेवेन्यूज़ है, उनके जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी आपको गो थ्रू करना है। अगर हाँ, तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लेकर के आ सकें और हम आपको अपडेट कर सकें और बता सकें कि जनता से, आम नागरिक से जो भी पैसा सरकार को जाता है
वो पैसा का वो क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, कितना फंड वो पर्सनल यूज़ में रखते हैं, कितना फंड वो इंडिया को डेवलप करने में लगाते हैं, कितना डिफेंस में लगाते हैं, कितना एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कितना रोड पे लगाते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं। इन सभी चीज़ों को इन डिटेल्स अगर आपको जानना हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। हम आपको वहाँ पर बताएँगे, उनके फाइनेंशियल्स दिखाएँगे एंड हम आपको कंपेयर करके बताएँगे कि 2023 से 2024 में उन्होंने कितना पैसा कमाए, दो आने वाले समय में उनका बजट क्या है, कितना उनका एक्सपेंसेस होने वाला है और कितना उनका रेवेन्यू आने वाला है, उससे भी हम आपको कंपेयर करके दिखाएँगे। अभी तक के लिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक रिवाइज़्ड एस्टीमेट निकाला है 2023-2024 में, जिसमें इन्होंने क्या किया है, बोरोविंग्स कितना लाया है 27.6 लाख करोड़ का। टोटल रिसीप्ट्स में इनका जो बोरोविंग है वो है 27.6 लाख करोड़ का। ये है बेसिकली रिवाइज्ड एस्टीमेट। द टैक्स रिसिप्ट्स आर 23.24 लाख करोड़, जिसमें से टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग इज 27.56। अब इसमें से टैक्स रिसिप्ट कितना निकल के आ रहा है, 23.24 लाख करोड़ का। तो ये है बेसिकली रिवाइज्ड एस्टीमेट। द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 44.90 लाख करोड़। तो इनका टोटल इनकम कितना हो रहा था, ये इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बताया। अब इनका रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 30.03 लाख करोड़। एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द बजट एस्टीमेट। इनका एक्सपेक्टेशन ये ऐसा था कि जो इन्होंने बजट एस्टीमेट बनाया था उसके हिसाब से ये और इतना बढ़ने ही वाला है। एक्सपेक्टेड टू बी हायर, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने में, ग्रो करने में मदद करे। देखिए कैस किस तरीके से ये आम जनता को लूटते हैं और काटते हैं। ये सिंपल आपको एग्जांपल दिख जाएगा डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है। अभी हम लोग सिंपली इतना देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको समझना है इनकम टैक्स। जितना आपका इनकम उतना आपका टैक्स बढ़ते जाएगा, ये होता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या उन्होंने मेंशन किया है, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो कितना हो गया है, ट्रिपल्ड हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। मतलब एक अगर 10 साल पहले एक आदमी फाइलिंग करता था अपना आईटीआर, तो आज के डेट में वो 3 लोग हो गए। आउट ऑफ 10 अगर एक लोग ही फाइलिंग करता था अपने पिछले 10 साल से पहले, तो पिछले 10 साल में अब वो रेशियो जो है वो 3 का हो गया, 3:7 का हो गया आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर 3 गुना से रिटर्न जो फाइलिंग है वो बढ़ चुका है एंड द रिटर्न फाइलर्स swelled to 2.4 times. I would like to assure the taxpayer that their contributions have been used wisely for the development of the country. तो हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी कहते हैं, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं किसको, टैक्स पेयर्स को, कह रहे हैं कि वो स्मार्टली वाइजली हमारा जो पैसा है, जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, उसको वो समझदारी के साथ हमारे देश को डेवलप करने में लगाएंगे। क्या ये आपको लगता है कि सच बात है? क्या वो समझदारी से यूज़ कर रहे हैं पैसा या नहीं कर रहे हैं? ज़रूर से हमें बताएँ। आई एप्रिशिएट द टैक्स पेयर, वो हमें एप्रिशिएट भी कर रहे हैं हमारे सभी टैक्स पेयर्स को फॉर देयर सपोर्ट एंड हेल्प। यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा एक गिमिक बना करके रखा हुआ है। इनका क्या कहना है, मैं आपको हमेशा एक चेतावनी देता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ लिखी गई है ना, इनकम अप टू 7 लैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स लायबिलिटी। ज़रूर से ज़रूर आप जा कर के एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर नाम का जो चीज़ दिया गया है, उस पर जा कर के अपना वीडियो अपना डिटेल्स डालें, अपना इनकम डालें एंड वहाँ पर आप कंपैरिज़न चेक करें कि ये 7 लाख का जब आप इनकम दिखाते हैं वहाँ पर, तो क्या भुगतान आपको करना पड़ता है और अगर आप पुराने टैक्स स्लैब्स को फॉलो करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। ज़रूर से आप एक बार कंपेयर करें। इसके लिए मैं आपको हमारे आई बटन में वो लिंक भी लगा दूँगा कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे आप वाइज़ली यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गिमिक है सरकार का कि इनका कहना है कि इनके जो सरकार में 2014 से जो मोदी गवर्नमेंट आई है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इसमें इन्होंने 7 लाख तक का नो टैक्स लायबिलिटी बना दिया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली एक बार जाएँ और खुद से एक बार चेक करें। मैं आपको डिटेल्स आई बटन पे डाल दूँगा, आप डेफिनिटली जा कर के उसे चेक करें और खुद से एक बार कैलकुलेट करें।
इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ और भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस के कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, आप ज़रूर से जाकर के एक बार गो थ्रू करें, तब आपको समझ में आएगा कि ये किन बिज़नेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम लोग ओवरऑल सिर्फ़ अगर पढ़ते हैं, ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि सरकार हमें बहुत ज़्यादा छूट दे रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। आप डेफिनेटली एक बार गूगल करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है एंड वो बिजनेसेस कौन से होते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर्ड होते हैं। क्या सारे के सारे बिजनेसेस कवर्ड होते हैं? अगर ऐसा था तो इनको क्यों लिखना पड़ा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, उसके बाद ही सोचें और समझें कि सरकार ने आपको कितना फ़ायदा दिया है, कितना इन्होंने रिड्यूस किया है टैक्स रेट्स में और टैक्सेस में। इनका जो ये टोपी पहनाने वाला काम है, इसे ख़त्म करना है हमें, इसे हमें समझना है, तो इसके लिए आपको इन डिटेल्स जाना पड़ेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर से बजट्स को ना समझें, ना देखें, इन डिटेल हर एक चीज़ को गो थ्रू करें, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके फ़ायदे की बात कहाँ पे हो रही है और कितनी हो रही है, हो भी रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए थे, जिसमें इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ को इंक्रीज़ करके 3 करोड़ कर दिया। पहला बात कि प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, उसको ज़रूर से जाकर के आप देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप एक बिज़नेस पर्सन हैं, तो क्या आपका बिज़नेस प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में आता है? अगर आता है, तो सब सच में आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ आई है। अगर नहीं आता है, तो एज़ इट इज़ है, गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। वैसे ही इन्होंने कहा है कि थ्रेशोल्ड फॉर प्रोफेशनल्स एलिजिबल फॉर प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन। आप हमेशा देखेंगे, इन्होंने ये स्पेशल वर्ड यूज़ कर रखा है, प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन। तो ये वर्ड, ये बेसिकली इनका गिमिक है, ये वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। आप ज़रूर से ध्यान रखें और उसके बाद समझें कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। तो इस इनका कहना है कि प्रोफ़ेशनल्स के लिए जिनका थ्रेशोल्ड प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में जो कवर्ड होते हैं, उनका 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया है। अगर आप प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में आते हैं, डेफ़िनिटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं आते हैं, तो आपके लिए दुखद खबर है। कोई भी खुशखबरी नहीं है आपके लिए। एंड इनका और भी क्या कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो बेसिकली कंपनीज के ऊपर में, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या और भी अदर कंपनीज जो होते हैं, अदर टाइप ऑफ कंपनीज, उनके ऊपर में जो टैक्स रेट्स थे उसे इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। वॉज डिक्रीज फ्रॉम 30% टू 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज एंड टू 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो हर एक कंपनी के लिए कम नहीं हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करें और मैं आप लोगों के लिए इस बजट स्पीच को अटैच भी कर दूंगा। आप एक बार खुद से डाउनलोड करके उसको गो थ्रू करें और इस सभी जो इस वर्ड्स को मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली उसको गो थ्रू करें। आप ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर बजट को ना पढ़ें, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको लगेगा सरकार ने हमें बहुत सारे फायदे दिए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, 30% से कम होकर के ये 22% हो गया है। बट किनके लिए हुआ है? फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। पहला चीज तो आपका कंपनी डोमेस्टिक होना चाहिए, इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए, दैट मीन्स न्यू कंपनी के लिए नहीं है ये। एंड 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको होना है एंड उसको वो नोटिफाई कर रहे हैं, सर्टेन, नॉट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्टेन इनफैक्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, केवल और केवल उन्हीं कंपनीज को 15% का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 15% टैक्स पे करेंगे इंस्टेड ऑफ 30%। तो इन सभी वर्ड्स को जरूर से एक बार गो थ्रू करें, डीपली पढ़ें और समझें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, हमसे पूछें, हम डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ये एक और सबसे बड़ा झूठ लेकर के आए हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस बजट में कुछ भी खास, कुछ भी स्पेशल नहीं आया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक चीज़ें रखी गई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और उसके ऊपर में इन्होंने दावा किया है। इन्होंने क्या कहा है? इन द लास्ट 5 ईयर्स आवर फोकस हैज़ बीन टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज। टैक्स पेयर सर्विसेज पे ये लोग क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, न्यू फॉर्म 26 एस।
तो बेसिकली एक नया फॉर्म आया है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आप जाते हैं तो आपको, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिखेगा, फॉर्म 26 AS। फॉर्म 26 AS में इन्होंने क्या किया है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ और मैं बताने की भी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कि फॉर्म 26 AS में इन्होंने सिंपली क्या किया है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस इनकम है उन सभी को इन्होंने वहां पर रख दिया है। पहले जब भी आप अपना इनकम टैक्स फाइलिंग करते थे, आप फॉर्म 16 सबमिट करते थे, फॉर्म 16 में आपको सारे डिटेल्स मिलते थे। अब इन्होंने क्या किया है, नया फॉर्म ये लेकर के आए हैं, फॉर्म 26 AS, जहां पर आपको आपका सारा एक्सपेंसेस, सारा इनकम आपको दिख जाएगा, कोई भी चीज हिडन नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के मामले में हम लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, मतलब गवर्नमेंट को इससे फायदा मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को इससे फायदा मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे लूपहोल्स जो थे, जो थोड़े बहुत मतलब लोग अपना पैसा छुपा लेते थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड में डाल करके या शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, तो शायद वो डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था। बट जब से इन्होंने अपना पैन को मैंडेटरी किया है, लिंक कराना आधार कार्ड के साथ, एंड आपका पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर भी एक्टिव रहता है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को जब इन्होंने लिंक किया तो उससे क्या हो गया कि अभी आपके पैन कार्ड को मैंडेटरी किया गया है हर एक जगह, आधार कार्ड भी हर एक जगह मैंडेटरी है। आप एक डीमेट अकाउंट भी ओपन करेंगे तो भी, म्यूचुअल फंड में जाएंगे इन्वेस्ट करने तो भी, आप कहीं भी चले जाएं तो हर जगह आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है, जिससे ये क्या करते हैं, आपके सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रेस किया जाता है। आप एक सिंगल 1 रुपया भी आप नहीं छुपा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के हित में है, बट देश के ही हित में अगर इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है। अगर इनके पर्सनल एजेंडाज के लिए यूज होते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत दुखद खबर है। इनका क्या नाम है कि 2013-14 में, आप हमेशा ध्यान रखें दीजिए कि इनका फोकस किसके कंपैरिजन में है, जो दूसरी पास्ट जो फॉर्मर पार्टी थी जो 2014 से पहले थी, उनसे ही ये हमेशा कंपेयर कर रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, इसका कोई भी डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा। सो इनका सिंपली क्या कहना है कि अगर आप 2013-14 में अपना इनकम टैक्स फाइलिंग अगर करने जाते थे तो आपको 93 डेज लगता था, 93 डेज लगता था। अब कितना लग रहा है, मेयर 10 डेज दिस ईयर। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लग रहा है आपको इनकम टैक्स फाइल करने में। मैं तो कहता हूं, आप अगर एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, सीए के पास जाइए, सीएस के पास जाइए, जो कि नोन पर्सन है, जो आईटीआर फाइलिंग करते हैं। अगर वो 10 साल पहले भी आईटीआर फाइलिंग करते होंगे तो उनका 1 घंटा या 2 घंटा, हार्डली 4 घंटा लगता होगा, और आज के डेट में भी ऑलमोस्ट उतना ही समय लगता है या फिर उससे ज्यादा ही लगता है, कम तो कहीं से भी नहीं लगता है। इनका बस एक गिमिक रहता है, इनका खुद का कंपैरिजन फॉर्मर जो पार्टीज थी उसके साथ कंपैरिजन रहता है। अब कितनी इसमें सच्चाई है नहीं है, ये जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। वो आप लोगों ने देखा था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी को ये कवर करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन्होंने जीएसटी को लिया है। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ जीएसटी के बारे में। द सिंपल रीजन इज कि ये डायरेक्ट टैक्स की तरह ही, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के साथ आपके साथ प्ले करेंगे, ये ऊपर नीचे बस घुमाते हैं। अल्टीमेटली सब बिजनेस पर्सन को पता है कि जीएसटी कितना फायदा दे रहा है और कितना नुकसान दे रहा है, तो मैं इसमें बहुत डीपली नहीं जाने वाला हूँ। अदरवाइज ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशंस करूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि इनके फाइनेंशियल्स आपको देखने हैं, अगर आपको इनके इनकम्स देखने हैं, आपको इनके एक्सपेंसेस देखने हैं, कितना ये आम जनता पे खर्च कर रहे हैं, कितना डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, अगर उन सभी चीज़ों को इन डिटेल्स आपको जानना है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं।